नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। एक और खास मेहमान के साथ आप फिर हाजिर हैं। बात करेंगे चीन। पिछले कुछ महीने से पूरी दुनिया को एक महामारी के बीच धकेलने के बाद चीन लगातार अलग अलग फ्रंट पर अलग अलग देशों के साथ भिड़ा हुआ है, जिसमें भारत भी एक है। लद्दाख में जो कुछ हो रहा है आप जानते हैं। इसके अलावा चीन अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, ताइवान से और अपने जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उनसे लगातार एक तरह की तनातनी, एक तरह की जो खींचातानी है वो लगातार चीन की जारी है। लेकिन जो सिचुएशन दिखाई देती है उसमें उसको देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि चीन पीछे हटने को तैयार है। अगर हम कहें, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि लद्दाख में एलएसी पर भारत के साथ बातचीत जारी है, लेकिन बात इस हद तक भी पहुंची है कि वहां पर गोलीबारी की खबरें भी आ रही है। धमकी दी जा रही है कि सर्दियां आ रही हैं, सर्दी में भी चीन वहां डटा रहेगा, पीछे नहीं हटेगा। भारत हालांकि उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, भारत भी पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका के साथ जो है वो भी आप जान रहे हैं। साउथ चाइना सी में, ताइवान स्ट्रेट में जो आपने देखा कि वहां पर भी चीन लगातार धमकियां दे रहा है और वहां पर जो उसके फाइटर प्लेन है वो कहीं ना कहीं चीन को प्रेशराइज करने की एग्रेशन वहां पर साफ दिखाई देता है। ऐसे में आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में क्या होने वाला है, क्या स्थितियां होंगी? क्या चीन पीछे हटेगा या चीन इसी तरह एग्रेशन बनाए रखेगा? ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए, दूसरे देशों को, अमेरिका को, दूसरी शक्तियों को क्या करना चाहिए? इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ है विजय क्रांति जी, जो कि अ, वरिष्ठ पत्रकार हैं और चीन मामलों के जानकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जिस तरीके से मैंने कहा कि चीन लगातार चौतरफा घिरा हुआ है, लेकिन अगर हम बहुत बारीकी से देखें तो चीन पीछे हटने को कहीं भी तैयार नहीं है। हालांकि तमाम फ्रंट पर उसको वो किसी किसी न किसी मुसीबत का सामना कर रहा है, लेकिन अपनी कारस्तानी से, अपनी अपनी किसी भी तरह की जो गड़बड़ी है उसको करने से वो बाज नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों है? और क्या यही स्ट्रेटेजी चीन की है या फिर वो जानबूझकर, या चूंकि वो फंसा हुआ है अब वो पीछे हट भी नहीं सकता? क्या स्थिति है? देखिए, ऐसा है कि चीन ने ये जो कुछ शुरू किया है भारत के बॉर्डर पर, जो भारत और तिब्बत का बॉर्डर है उसमें, लद्दाख के इलाके में, फिर उधर ये पूरे हिमालयवर्ती जो हमारा बॉर्डर है उसमें जो उसने खुराफात शुरू की है, वो कोई अकेली खुराफात नहीं है कि उसको सिर्फ भारत से ही कोई परेशानी है या भारत से ही उसे लड़ना है। उसने एक साथ, आप देखिए, बड़ी हैरानी होती है कि माओ जो थे वो तो बहुत बड़े रणनीतिकार थे। उनका कहना था कि ये हर बार एक बार में एक मोर्चे पर लड़िए और वहां जीतने के बाद दूसरा मोर्चा खोलिए। लेकिन ये जो शी जिनपिंग हैं, जो वैसे कोशिश कर रहे हैं दूसरा माओ बनने की, उन्होंने ठीक उल्टा किया है। उन्होंने इतने मोर्चे खोल लिए हैं कि हैरानी होती है कि चीन उस सब को झेल भी पाएगा कि नहीं, अपनी ही शुरू की हुई खुराफातों को। अब उदाहरण देखिए, भारत के साथ उसने हिमालयवर्ती बॉर्डर पर किया, उधर जो साउथ चाइना सी में कितने ही देशों के साथ सीधा सीधा झगड़ा लिए हुए और उसको बढ़ा रहा है। ईस्ट चाइना सी में उसने जापान के साथ झगड़ा शुरू किया हुआ है। फिर उसके अलावा जो उसके अपने जो रिश्ते हैं इन देशों के साथ, जो आसियान देश हैं उनके साथ है, अमेरिका के साथ है, फिर वियतनाम के साथ झगड़ा नया पाला हुआ है उसने, ऑस्ट्रेलिया के साथ जिसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी उसको नाराज कर लिया। अब हालत ये हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया चाह रहा है कि जो भारत, जापान और अमेरिका का गठबंधन है, क्वाड, वो उसका एक सक्रिय सदस्य बने। फिर जो ये जो अरब सागर और हिंद महासागर, इस पूरे क्षेत्र में उसने कई जगह अपने नेवल अड्डे बनाने के चक्कर में ध्वंसपट्टी कर रहा है देशों के साथ भी और जो ये जो शक्तियां हैं उनके साथ भी। तो इतने सारे मोर्चे उसने जो खोले हैं, उसके पीछे जो एक कारण शायद लग रहा है कि शी जिनपिंग जो है वो कहीं भीतर, चीन के भीतर कम्युनिस्ट पार्टी में, सरकार में उनकी हालत बड़ी खराब हो रही है और उनको विरोध जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर मिल रहा है कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर। और अगले महीने वहां की जो कांग्रेस होने वाली है, जिसमें उनको नए सिरे से चुनाव जीतना है, जिसको वो चुनाव कहते हैं, तो उसकी जो चिंता है, उस चक्कर में उन्होंने देश के भीतर भी बड़े लंबे झगड़े ले लिए हैं।
अभी पिछले कुछ महीनों में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के 200 से ज्यादा लीडर्स को गिरफ्तार करवा दिया, जेल भेज दिया। उनके जो पद थे, इनमें से बहुत सारे 100 से ज्यादा तो फौजी ऑफिसर थे कि तुम भ्रष्ट हो, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। और उस वजह से बहुत सारे नेता उनसे, वहाँ बहुत सारे गुट जो है उनसे नाराज हैं। तो शायद शी जिनपिंग भारत के साथ झगड़ा करके और दूसरे देशों के साथ झगड़ा करके वो अपने देश में कहीं ये फैलाना चाह रहे हैं विचार कि देखिए देश हमारा संकट में है, दुनिया के देश हमारे खिलाफ हैं, हम पर हमले कर रहे हैं, तो आइए अपनी जो जितनी भी मतभेद हैं उनको भूलकर हम इकट्ठे हों और इन ये जो देश हमें परेशान कर रहे हैं उनसे हम निपटें। तो मुझे लगता है कि ये जो उसने शुरू किया है वो चीन के भीतर जो असुरक्षा शी जिनपिंग और उनका जो पूरा ग्रुप है पार्टी का, वो कहीं अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और उस वजह से उसने ये शुरू किया है। अब देखते हैं कि वो कितनी देर टिक पाएगा। अभी उसको उम्मीद थी कि भारत अभी तक 60 साल की परंपरा थी कि चीनी फौज जो है धीरे धीरे, जिसको सलामी स्लाइसिंग कहते हैं, कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए और वहां कब्जा बनाकर बैठ जाइए और फिर कहिए चलिए आई दोबारा बात करते हैं। तो वो जो उनको जवाब मिला है जिस तरह से सख्त भारत की तरफ से, वो उसको उम्मीद नहीं थी चीन को। और भारत ने अपनी सेना भी आगे वहां जमा दी है, भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि भारत ने कुछ वहां की जो चोटियां हैं जो रणनीति के हिसाब से बहुत उपयोगी थी, वो भारत ने चीन से पहले जाकर कब्जा कर लिया है। तो मुझे लगता है कि शी जिनपिंग इस वक्त अपने देश में ही ये जवाब देने की हालत में भी नहीं है कि जिसको भारत को वो बहुत कमजोर अक्सर कहा करते हैं कि भारत क्या है, इसको तो हम कभी भी पीट लेंगे, और उस भारत के सामने वो बिल्कुल हताश खड़े हैं। तो अभी देखते हैं। जी जी, जैसे कि आपने कहा कि अगले महीने जो उनकी मीटिंग होने वाली है नेशनल पीपल्स कांग्रेस की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो समझना चाहेंगे कि वहां पर किस तरह का, अपने होम ग्राउंड पर किस तरह का दबाव उन पर हो सकता है और उसके क्या क्या मतलब निकाले जा सकते हैं, क्या क्या रिपरकशन हो सकते हैं उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। जी देखिए, चीन में जो अभी तक व्यवस्था थी कम्युनिस्ट व्यवस्था, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी एक बड़ी डिसिप्लिन पार्टी हुआ करती थी माओ से तुंग के टाइम तक, और उसके बाद भी कुछ देर तक बहुत अच्छी डिसिप्लिन पार्टी रही है। डेंग जियाओपिंग जब आए तब वो उसका डिसिप्लिन सचमुच में देखने लायक था। पूरे देश ने अपना जो जो सोशलिस्ट सो कॉल्ड है और कम्युनिस्ट व्यवस्था को कायम रखते हुए भी जो जिस तरह से पूंजीवाद को अपनाया और इंडस्ट्री के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में तरक्की की है, वो उनके अपने डिसिप्लिन और यूनिटी का ही एक बहुत बड़ा परिणाम था। लेकिन हुआ ये है कि ये जो शी जिनपिंग है, इनके ये मूल रूप से एक डिक्टेटर है, और डिक्टेटर के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो एक तो ये कि अपनी गलती मानता नहीं है, दूसरे जब वो गलती करता है तो उसको छुपाने के लिए उससे भी बड़ी गलती करता है। डेमोक्रेसी में क्या है, आप हमारे देश में देखिए कि हमारे कई प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने कई गलतियां की, लेकिन उन्होंने उसको ठीक भी किया। अब इंदिरा गांधी जी के बारे में लोग बहुत कहते हैं कि जी वो बड़ी निरंकुश थी, तानाशाह हो गई थी लेकिन आप देखिए कि डेमोक्रेसी में इंदिरा जी ही थी। एक डिक्टेटर होते हुए भी, डिक्टेटरी का रास्ता अपनाने के बाद भी उनको लगा कि मुझे ठप्पा तो लोगों की सहमति का ही लगवाना है, और कोई उनको उनके साथ कोई दबाव तो नहीं डाल रहा था कि आप चुनाव करवाइए। उनकी अपनी मर्जी थी, उन्होंने चुनाव करवाया, वो एक अलग बात है कि वो हार गई। लेकिन भारत का जो 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 एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें अगर कोई क्षणिक रूप से तानाशाही भी अपना लेता है तो उसके बावजूद भी उसकी डीएनए जो है वो लोकतांत्रिक है। तो लोकतंत्र में क्या है, आप एक गलती करते हैं तो उसको समझने का भी अवसर मिलता है, समझाने वाले भी मिल जाते हैं, विरोधी और आपके सहयोगी, आपको उसको ठीक करने का भी अवसर मिलता है। और अगर ठीक नहीं करता है कोई लीडर तो उसे जनता ठीक कर देती है अगले चुनाव में। तो लोकतंत्र इस हिसाब से उसकी इंटरनल जो सुरक्षा व्यवस्था बड़ी अच्छी है। जहां तानाशाही है, कम्युनिस्ट तो खासतौर से दुनिया की सबसे गंदे किस्म की तानाशाही है, वहां ये हालत है कि डिक्टेटर एक गलती करता है और उसको छुपाने के लिए, ढकने के लिए उससे भी बड़ी गलती करता है। अब माओ त्से-तुंग ने क्या किया था, ये शी जिनपिंग जो है वो इस वक्त माओ त्से-तुंग दूसरा माओ त्से-तुंग बनना चाह रहे हैं।
माओ सेतुंग जिंदगी भर चेयरमैन रहे, ये भी चाह रहे हैं कि मैं भी जिंदगी भर चेयरमैन रहूं कम्युनिस्ट पार्टी का। अब वो वक्त बदल गया है। माओ के टाइम में डिसिप्लिन का लेवल अलग था, माओ के टाइम में लोगों की जो आम चीनी है उसकी अपेक्षाएं बहुत अलग थी। आज चीनी की अपेक्षाएं नागरिक की बहुत है, उसने अमीरी देखी है, वहां पर व्यापार होता है, लोग उसको यानी पूंजी जुटाने के लिए हर तरह के प्रयास करते हैं। तो अब वहां की अपेक्षाएं, लोगों की आकांक्षाएं बहुत बदली हुई है। तो शी जिनपिंग जो चाह रहे हैं कि मैं जिंदगी भर के लिए बना रहूं, और उन्होंने अभी पिछली बार अपना एक कानून चेंज करवा दिया पिछली कांग्रेस में कि जो वरना नियम चल रहा था कि कोई भी लीडर जो है वो 2 बार जो चुनाव लड़के और सत्ता में रह सकता है, उसके बाद अगली टीम आएगी। लेकिन ये डेंग जियाओपिंग के टाइम से शुरू हुआ था और शी जिनपिंग ने उसको पलट दिया। वो जिंदगी भर बने रहना चाहते हैं। इसकी वजह से पार्टी में बड़ी नाराजगी है। अब वो अगले महीने का जो चुनाव है वो चाह रहे हैं कि उनको फिर चुन लिया जाए और फिर उसके बाद वो जिंदगी भर बने रहें। अब वहां गड़बड़ होने वाली है। जैसे मैं बता रहा था कि माओ सेतुंग ने 1958 से 1962 तक एक अभियान चलाया था जिसको ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहते हैं। वो उन्होंने पूरी चीन की जो अर्थव्यवस्था में कृषि का खेल था वो सारा बर्बाद कर दिया। हर किसान के घर में कि तुम स्टील बनाओगे, ऐसी मूर्खता उन्होंने की और नतीजा ये हुआ कि खेती भी खराब हो गई, इंडस्ट्री भी नहीं बनी और वहां 3-4 करोड़ लोग जो हैं अकाल की वजह से, जो कम्युनिस्ट पार्टी का पैदा किया हुआ अकाल था, उसमें लोग मर गए। तो माओ सेतुंग ने उस पाप को छुपाने के लिए, उस गलती को ढकने के लिए कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू कर दी और उन्होंने इस्तेमाल किया स्कूल के बच्चों का, सीनियर स्कूल के बच्चों का, और उनके 10 साल तक वो अभियान चला। और माओ ने उसकी आड़ में जितने विरोधी थे अपने कम्युनिस्ट पार्टी के, बड़े अच्छे अच्छे नेता, बड़े जुझारू नेता जिन्होंने बहुत बलिदान किए थे, उनमें से जो जो उनको माफिक नहीं आ रहा था उनको या तो मरवा डाला या जेल में जाकर सड़ा दिया। अब शी जिनपिंग जो है, अब उनके पास बच्चों की वो तो फौज तो है नहीं, तो उन्होंने वो कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने विरोधियों को धड़ाधड़ जेल में डाल रहे हैं। तो इसका नतीजा ये हो रहा है कि वहाँ विरोध बड़ा स्ट्रांग पनप रहा है। और आप हैरान मत होइए कि इस कम्युनिस्ट पार्टी की जो कांग्रेस हो रही है उसमें कुछ ऐसे बदलाव हो, उथल पुथल हो, कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के टूटने का भी रास्ता बन सकती है। वहाँ एक सिविक वॉर भी हो सकती है और शी जिनपिंग को उठाकर पटका भी जा सकता है। देखते हैं अभी वहाँ क्या होता है, लेकिन ये माहौल है वहाँ पर। उस माहौल में अभी शी जिनपिंग ने जुआ खेला है भारत के साथ लड़ने का। एक और जो जिस तरीके से यूएस में इलेक्शन होने वाला है और यूएस बहुत हेड ऑन चाइना के पीछे लगा हुआ है, और हमने देखा कि वहाँ के टिकटॉक से तमाम इसके अलावा कई दूसरी कंपनियों के खिलाफ बैन लगाने की बात भी हो रही है, उसको खरीदने की बात हो रही है। और जो आपसी राजनीतिक स्तर पर जो उनके संबंध है वो भी बहुत बुरी तरह कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त में है। तो क्या लगता है, क्या ये भी किसी तरह का चुनावी एक हथकंडा है, चुनावी रणनीति है यूएस और चाइना की दोनों की आपस में, या फिर आगे भी जारी रहेगा, या फिर ये जिस तरीके से भारत के साथ जो संबंध, भारत और चीन के जो संबंध है वो कहीं ना कहीं किसी 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 एक इंसिडेंट पर की वजह से ऐसा नहीं है, ये एक लगातार स्थिति बनी हुई। क्या लगता है कि चीन और यूएस, इस पर अगर यूएस चीन का साथ आगे सत्ता परिवर्तन होता है या फिर खुद ट्रंप का भी मन बदलता है, तो क्या हालात बदलने की स्थिति हो सकती है? देखिए, अभी तक जो संकेत आ रहे हैं उनको देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि ये जो झगड़ा है बड़ा आर्टिफिशियल है, कि ट्रंप अपना चुनाव जीतने के लिए इस तरह की इशू उठा रहे हैं। चीन ने जैसे ये वुहान का जो वायरस है वो दुनिया पर छोड़ा, अब उसमें जितने बड़े पैमाने पर अमेरिका को नुकसान हुआ किसी और देश को नहीं हुआ। तो ये कोई हथकंडा चुनाव का ऐसा नहीं है, ये चीन की तरफ से की हुई खुराफात थी और उसको वो निपटने में लगे हुए हैं। अभी तो अमेरिका आप देखिए व्यस्त है सिर्फ इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में। अभी अमेरिका उन मूर्ख देशों में से नहीं है जो एक साथ 10 मोर्चे खोलते हैं। वो एक एक करके अपने विरोधियों को छांट के और
उनसे हिसाब करता है, परंपरा है उनकी। तो अब जो है उन्होंने अभी वो ये जो चीनी वायरस है वुहान का, उसने विनाश किया, उसको हैंडल करने में लगे हुए हैं। लेकिन चुनाव भी आ गया है तो उनको दोनों चीजें हैंडल करनी है, वो कर रहे हैं। और इस बीच में जो कुछ हुआ है वो कोई छोटे परिवर्तन नहीं है। अमेरिका और उसके साथी देशों ने, जितने यूरोप में बहुत सारे देश हैं जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर चीन के साथ अपने व्यापार में ब्रेक लगा दी है, बहुत सारी चीजों को रोक दिया है। और नतीजा ये है कि चीन को टेक्नोलॉजी भी, सारे दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए हैं जिसके बूते पर वो काम करता था। यानी चिप्स बनाने की बात है, जो चिप कंप्यूटर चिप होता है जिसके बूते पर बहुत कुछ काम होता है, वो अभी भी कोई चीन उसका मास्टर नहीं है। वो ज्यादातर चिप जो है वो अमेरिका और उसके साथी देश हैं उनसे ही मंगवाता है। तो अमेरिका ने और उसके साथी देशों ने उसको बैन कर दिया कि हम नहीं देंगे आपको। तो अब वहाँ उसके बाद अलावा बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं, व्यापारिक ऑर्डर, इन देशों से बंद हो गए हैं। यूरोप के बहुत सारे देशों ने बंद कर दिए हैं, अमेरिका ने कर दिए हैं। अभी आसियान के देश भी बहुत दुखी हैं, वो भी बंद कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत है। तो आप देखिए वहां पर इस वक्त ये हालत है कि मिलियंस, जिसको करोड़ों में कहिए आप, लोग जो हैं बेरोजगार ऑलरेडी हो चुके हैं। जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से कई करोड़, मुझे एग्जैक्ट संख्या नहीं बता सकता कि वो 30 करोड़ है या 20 करोड़ है या 10 करोड़ है, लेकिन कई करोड़ मजदूर और कर्मचारी जो पिछले कुछ दशक से अपने गांव छोड़कर शहरों में आ गए थे, काम कर रहे थे, वो अपने घर लौट चुके हैं। और उसकी वजह से वहाँ इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो रही है। उनकी जीडीपी का गिरने का ये हाल है कि इस बार उन्होंने घोषणा भी नहीं की है कि अब हमारी जीडीपी कितनी होगी। भारत तो बड़ा एक खुला हुआ देश है ना, आप अगर सरकार ना उसको छुपाती है और ना छुपा सकती है। 100 रास्ते हैं कि सबको पता लगता है। तो इसलिए भारत की सरकार भले ही इससे परेशान हो कि हमारी जीडीपी बहुत लो हो गई है, लेकिन वो इससे शर्मिंदा नहीं कि हम उसको छुपा रहे हैं। डेमोक्रेसी की ये भी ताकत है ना। तो भारत सरकार देख रही है, मान रही है कि हाँ हमारी कमी है, हम इसको ठीक करेंगे। चीन में वो इसके लिए तैयार नहीं है, मान भी नहीं रहे हैं। लेकिन करोड़ों लोग शहर छोड़कर गांव जा चुके हैं, अर्थव्यवस्था बुरी तरह वहाँ हिली हुई है। तो अभी ये जो कुछ अमेरिका कर रहा है, वहां पर जो अपना नाराजगी दिखा रहा है, कदम उठा रहा है, वो कोई दिखावे वाली चीज नहीं है कि चुनाव खत्म होंगे और अगला राष्ट्रपति जो है वो उसको ठीक, अगर ये नहीं जीत कर आते, मान लीजिए ट्रम्प, ये तो अमेरिका जनता को चुनाव करना है कि कौन जीतेगा। वो हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और न्यूयॉर्क टाइम्स वहां वोट नहीं देने वाले हैं। वोट तो अमेरिकी देगा, वो तय करेगा कि उन्होंने ट्रम्प को जिताना है या नहीं जिताना है। तो अगले चुनाव में अगर ट्रम्प जीतते हैं तो ये और ज्यादा बढ़ेगा। अगर वो नहीं भी जीतते हैं तो जो बिडेन है वो भी तो जानते हैं, वो कोई चीनी एजेंट थोड़ा ही है। जो डेमोक्रेट्स हैं उनको मालूम है चीन ने कितना नुकसान किया है, और अभी तक उनकी तरफ से जो जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो कहीं चीन को माफ करने वाले नहीं हैं। तो इसलिए ऐसा कोई अगर लोग कहने की बात करते हैं कि जी चुनावों के, ये तो सब चुनाव के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं है। कोई भी देश इतनी छोटी बातों के लिए नहीं लड़ता है। जी, चीन तो लगता है कि सिर्फ बाकी देशों ने तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ खड़े हो ही गए हैं। एक लगता है कि यूरोपियन यूनियन का उसका सहारा था, लेकिन वहां से भी आवाजें उठनी शुरू लगातार हो रही है, चाहे वो हांगकांग के मसले में ह्यूमन राइट के इश्यूज को लेकर हो, ताइवान के लेकर हो, या फिर जो जिनजियांग में जो हो रहा है उसके लेकर हो। ह्यूमन राइट के इश्यूज को लेकर चाइना को हमेशा घेरा जाता है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, कौन दोस्त बचे हैं जो चीन के साथ खड़े? चीन के साथ अभी जो देश बचे जो दिख रहे हैं उसके साथ, वो उस तरह के हैं। कुछ बेचारे ऐसे देश जो बिल्कुल यतीम वाली हालत में है। मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि यतीम जिसको ऑर्फन कहते हैं, ये वो देश हैं जो आर्थिक रूप से यतीम हो चुके हैं, चीन के बहुत भरोसे पर हैं। जैसे पाकिस्तान है। पाकिस्तान की हालत इस वक्त ये है कि वो उधार तो छोड़िए, उसका ब्याज चुकाने की हालत में नहीं है। जिन अंतरराष्ट्रीय उधार को छोड़ दीजिए, चीन का उधार चुकाने की हालत में नहीं है। वो अंतरराष्ट्रीय ब्याज चुकाने के लिए चीन से उधार ले रहा है और अपनी चीजें गिरवी रखता चला जा रहा है, अपनी इज्जत गिरवी रखता चला जा रहा है। अपना बंदरगाह वो गिरवी रख दिया, अब पूरा सीपैक जो है वो गिरवी रख रहा है।
तो वो ये इस तरह के देश हैं। नेपाल है, कोई ना रीढ़ है ना कुछ है, एक कम्युनिस्ट पार्टी का वहां राज आ गया है और वो चीन की दुम बने हुए वो वही कर रही है जो चीन कहता है। लेकिन चीन कम्युनिस्ट पार्टी का महाराज कितने दिन रहने वाला है? नेपाल एक लोकतांत्रिक देश है, वहां की जनता अपने देश के हितों को समझती है। तो वो कोई बहुत देर जब तक हैं ये जो इस वक्त ओली बने हुए हैं प्रधानमंत्री और चीन के बूते पर ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, तो वो तब तक हैं जब तक जनता उनको रखेगी। और जितने हितों का नुकसान उन्होंने उसका किया है नेपाल के, वो वहां की जनता माफ नहीं करेगी, इतिहास माफ नहीं करेगा उनको। तो इस तरह के देश हैं। फिर अफ्रीका के कुछ देश हैं जिन्होंने उधार लिया हुआ है चीन से, तो वो उस दबाव में आकर कुछ कभी कई बार फैसले करते हैं, यूनाइटेड नेशंस में उसके फेवर में देते हैं। लेकिन अब वहाँ ये हालत हो गई है। आज ही मैं केन्या के एक विद्वान से बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि केन्या के पूरी व्यवस्था पर चीन का कब्जा तकरीबन हो गया था, लेकिन अब वहाँ लोग जो है सड़क पर दुकानदार से पूछते हैं कि ओए ये चीनी माल तो नहीं है। ये केन्या जैसा देश जो चीन के बिल्कुल अंगूठे के नीचे चल रहा था, वहां की जनता खड़ी हो गई है। तो चीन के साथ ऐसे कोई बहुत देश नहीं है। उसके अपने पड़ोसी उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, वो अब उनकी जमीन पर वो कह रहा है पूरा कजाकिस्तान ही मेरा है? रूस के कह रहा है व्लादिवोस्तोक जो है वो तो मेरा है। तो चीन अपने दोस्तों से भी दुश्मनी लेके बैठ गया है। तो ऐसा नहीं है कि चीन को बहुत बड़ा समर्थन मिलने वाला है, बल्कि चीन के साथ जिनकी दोस्ती हुई थी वन रोड वन बेल्ट वाली, वो उन देशों को उसने जो उधार देकर उनकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है, उसने अब उनमें से 60-70% से ज्यादा देश अब उसकी बैठक में भी नहीं आ रहे हैं, जो BRI की बैठक की उसने अभी। तो ये दिखाता है कि चीन का झूठ जो है जितना चलना था चल गया। वो काठ की हांडी थी, वो अब बस फूटने के कगार पर है। जी, ऐसा लग रहा है कि जो चीन जो गड़बड़ियां कर रहा था वो एक्सपोज हो रही है। हमने देखा है आज ही खबर आई है कि चीन के जो नॉर्थ वेस्ट हमला जिला है उसमें एक निमी गांव है, वहां पर चीन ने नेपाल की सीमा में 2 किलोमीटर अंदर घुसकर वहां पर कुछ स्ट्रक्चर बना लिए हैं, और वहां पर जो नेपाल के जो उस गांव के जो सरपंच हैं उनको भी वहां घुसने नहीं दिया जा रहा, वहां के अधिकारियों को नहीं जाने दिया जा रहा। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं। हमने देखा कि इंडिया में भी जो एस्पिनाज के कई सारे केसेस लगातार एक्सपोज हो रहे हैं, पत्रकार भी पकड़े गए हैं। तो क्या लग रहा है कि चीजें जो चीन का जो चेहरा था वो धीरे 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 करके पूरी तरह से उजागर होने लगा है। मैं आपसे साउथ चाइना सी या ताइवान स्ट्रेट की बात करता हूँ। ताइवान को लेकर भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए? ताइवान के PM ने भारत के प्रधानमंत्री को बर्थडे विश भी किया, तो क्या वहां से बात शुरू करके हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, या भारत अभी भी एक तरह से देखभाल कर रणनीति कदम चलना चाह रहा है? क्या होना चाहिए ताइवान को लेकर? जी, ताइवान को लेकर भारत ने इतनी भयंकर ब्लंडर और मूर्खताएं की हैं पिछले 60-65 साल में कि उनको ठीक करने में बहुत समय लगेगा, बहुत एफर्ट्स लगेंगे। अब आप एक जमाना था देखिए कि जब माओ की जो कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन पर कब्जा किया, वहां की जो नेशनलिस्ट पार्टी थी कुओमिंतान, वो उसका तख्ता पलट दिया। उसके जो राष्ट्राध्यक्ष थे चियांग काई शेक, वो अपनी जान बचाकर अपने साथियों के साथ भागे और ताइवान चले गए। फार्मोसा उसका नाम था पहले, और वो चीन के थोड़े से समुद्र के पार टापू है बहुत बड़ा, वहां चले गए। वहां उन्होंने अपना देश बना लिया। तो शुरू में पूरी दुनिया फार्मोसा को, ताइवान को असली चीन मानती थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उसको मान्यता थी। जो 5 देश हैं जिनको उसका वीटो का अधिकार है, उनमें वो था, चीन उसको माना जाता था। लेकिन बाद में आप देखिए, ये जो चीन जो है, अमेरिका ने चीन के साथ दोस्ती की और तब वो ताइवान की जगह ये जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, कम्युनिस्ट चाइना, वो सदस्य हो गया। तो तब भारत सरकार की, अब इसको मूर्खता कहिए या यूं कहिए कि अंधा बिल्कुल अपना एक नजरिया कहिए, कि उन्होंने न सिर्फ वो एक मौका था, और उससे पहले भी जब मौका आया तो संयुक्त राष्ट्र में भारत को ऑफर किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का परमानेंट सदस्य
और भारत को वीटो पावर दी गई थी, कहा गया था कि आप होइए। तब इन्होंने भारत के पता नहीं नेताओं को क्या दिमाग में कीड़ा था कि उन्होंने चीन के पक्ष में कहा नहीं नहीं इनको बना दीजिए, हमें कोई जरूरत नहीं है। हद हो गई मूर्खता की, मतलब इसको मूर्खता भी कहना बड़ी इज्जत देने की बात होगी। भारत ने ये किया और आज वही चीन है जो आपको कहीं सदस्य बनने देने को तैयार नहीं है। जिसको आपने उसका सदस्य बनवाया, आपने उसको सुरक्षा परिषद की सदस्यता दिलाई, आपने वो सम्मान दिलाया। तो ये, और फिर भारत ने ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते भी खत्म कर लिए। इस वक्त ताइवान के साथ जो रिश्ते हैं वो कल्चरल एक कार्यालय है दिल्ली में उसका, अरे वो कोई संगीत मंडली है क्या, वो कोई भगवती जागरण की मंडली है क्या, कीर्तन वाली मंडली है क्या कि उसका आप कल्चरल सेंटर बना रहे हो? वो देश है जिसके साथ आपका रिश्ता रहा है और आज उसके साथ आपके राष्ट्रीय हित जुड़े हुए हैं। वो चीन के साथ जब टक्कर की बात है, वो आपका एक बड़ा भरोसेमंद साथी सिद्ध हो सकता है। तो भारत को इस नीति को बदलना चाहिए। भारत को ताइवान, अगर चीन को मान लीजिए चीन की जगह उसको मान्यता देने की बात है, वो नहीं कर सकता, भारत में हिम्मत नहीं है उसको असली चीन कहने की, तो उसको आप ताइवान को एक देश मानिए ना। वो खुद ही कह रहे हैं कि हम एक अलग देश हैं, आप उसको मान्यता दीजिए, उसका दूतावास बनाइए भारत में, उसके साथ संबंध बनाइए पूरे डिप्लोमेटिक। वो आपके लिए एक बहुत बड़ा लीवर हो जाएगा चाइना के खिलाफ। तो भारत को अपने हित समझने चाहिए। ये जो अंधा होकर और अपने हितों को त्याग कर देना, बलिदानी जत्था बनकर और कुर्बानी देने को तैयार रहना, उसके लिए जो आपको गाली देता है, जूते मारता है, इंसल्ट करता है, आपको नुकसान करता है, आपके यहाँ जासूसी करवाता है, तोड़फोड़ करवाता है, तो पूरे भारत के, वो कह रहा है कि 30 टुकड़े होने चाहिए भारत के। आप बताइए, ये वही चीन के जो सरकारी बुद्धिजीवी हैं वो भारत के को आर्टिफिशियल देश कहते हैं और वो कहते हैं इसके 30 टुकड़े होने चाहिए। तो ऐसे देश के सामने आप ताइवान जैसे दोस्त को, संबंध तो उसके साथ हमें पूरे सम्मान वाले बनाने चाहिए। जी। आगे अगर मैं पूछूं कि अगले 3-4 महीनों में किस तरह की स्थिति आप देखते हैं, क्या इसी तरह तनाव बना रहेगा, चीन पीछे हटने को तैयार होगा, या फिर चीन बात कहीं आगे बढ़ सकती है युद्ध की तरफ? क्या हो सकता है अगले 3-4 महीने का भविष्य, अगर हम एक तरह से एनालाइज करें? देखिए, युद्ध करना, लड़ाई करना तो सबसे आसान होता है, लेकिन अगर बिना युद्ध किए आप हल निकाल सकें और अपनी मर्जी के मुताबिक सॉल्यूशन निकाल सकें जो आपके हितों को साधने वाला हो, तो असली बात तो वही है। इस वक्त संकट क्या है कि चीन ने गलवान में और दूसरे इलाकों में अपनी फौज तो भेज दी थी। उसको उम्मीद थी कि भारत की फौज जो है पहले की तरह लड़खड़ा के परे हो जाएगी और मैं अपनी शी जिनपिंग छाती ठोक कर पूरे चीन को बताएंगे कि हमने कमाल कर दिया, ये देखिए मैं हूँ, मेरे जैसा ही तो नेता चाहिए देश को, और वो अपना अगला चुनाव जीत जाएंगे, जो जिसको भी चुनाव कहते हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी में। लेकिन हो गया उल्टा। भारत ने उसने धोखे में शुरू में बिना पता लगने दिए जो एक पहल की उसने, इसमें कोई शक नहीं है। आपको उम्मीद ही नहीं थी कि जिनके साथ आप पिस्तौल लेकर भी नहीं वहां जाते हैं, आपकी फौज जाती है, टुकड़ियां जाती हैं वहां जो गश्त लगाने के लिए, और उनकी भी आती हैं बिना पिस्तौल के आती हैं। ये 45 साल से चल रहा था और वहां अचानक वो लोहे की लाठियां और कीलों के वाले जैसे वो जंगली लोगों के जो हथियार होते थे वो लेकर आपके फौजियों पर टूट पड़ते हैं, जिनको बेचारे अपने साथ वो चाकू छुरा भी नहीं लेकर गए थे। तो पहली बार में उन्होंने जरूर कुछ नुकसान किया, लेकिन उसके बाद जो भारतीयों ने जो ठोका उनको, जितने बड़े पैमाने पर उनके फौजी चीनियों के मारे, आज भी चीन सरकार की हिम्मत नहीं है कि सबकी संख्या बता सके। वो उनके रिश्तेदारों को कतार में भी खड़े होके उनकी जो डेड बॉडीज के जो अवशेष हैं वो लेने देने को तैयार नहीं है। वो सबको अलग अलग टाइम पर बुला के उन्होंने दिए हैं उनके जो अवशेष हैं, उनको बॉडीज को जलाने के बाद उन परिवारों को, और संख्या भी बताने को तैयार नहीं है। तो वो तो हो गया। अभी चीन को एक बात समझ में आनी चाहिए कि भारत की जो सेना है उसके पास हाई अल्टीट्यूड बर्फ, जहां पर -30 डिग्री -40 डिग्री तक की बर्फ है, उसमें डटे रहने का भारत के पास बहुत लंबा। सियाचिन तो आप समझिए कि 365 दिन चलता है,
और कई साल से चल रहा है, जहां भारतीय फौजी टिके हुए हैं। और ये पहली बार है जब चीनी सैनिकों को लद्दाख जैसे इलाके में, ऐसे इलाके चीन में कहीं नहीं है कि वहां उनको सर्दियों में टिकने की जरूरत पड़ रही है। और अभी जो पिछले 3 दिन से 4 दिन से रिपोर्टें आ रही हैं कि वहां चीनियों वाली साइड में हेलीकॉप्टर बार बार उतर रहे हैं और स्ट्रेचर पर लोगों को उठा के ले जा रहे हैं सैनिकों को, क्योंकि वो जो हाई अल्टीट्यूड की जो बीमारियां हैं उसको झेल नहीं पा रहे हैं। तो उनके यहाँ तो अभी से ही फौजी गिरने शुरू हो चुके हैं। अगर चीन फैसला करता है कि पूरी सर्दियों में वो टिके रहेंगे, उनके लिए बहुत महंगा होगा। और अगर उस सिचुएशन में भारतीय फौज ये फैसला करती है कि पिछले कुछ महीनों में चीन ने जो जबरदस्ती कब्जा किया है इन इलाकों का, उनको हमें वापस लेना है, तो चीन के लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा वहां टिके रहना। और तब जो भद पिटेगी शी जिनपिंग की, जो कम्युनिस्ट पार्टी की, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की, वो कमाल की होगी। तो इसलिए कम से कम ये तो है कि सर्दियों में भारत का हाथ नीचा नहीं है उस इलाके में। और देखते हैं अगर टिके रहते तो क्या होता। बहरहाल उम्मीद है कि कूटनीतिक स्तर पर ही मामला सुलझ जाए, वरना आर पार के लिए भारत की सेना भी तैयार है और भारत की जनता भी तैयार है। मूड पूरी तरह से भारत की सेना के साथ है देश का। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े विस्तार से चीन की कारस्तानियत समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।